और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है UPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। इसको क्यों स्पेशल क्लास में डाला गया, उसके रीजन्स को समझते हैं। आप चाहे फ्रंट एंड के डेवलपर हो, चाहे बैक एंड के हो, चाहे किसी भी लैंग्वेज के डेवलपर हो, UPS के बिना प्रोग्रामिंग अधूरी है और UPS के बिना कोई इंटरव्यू भी नहीं होएगा। एक इंटरव्यू के अंदर दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो है डेटाबेस और एक है UPS। आपको कौन सी लैंग्वेज आती है ये मैटर नहीं करता, आपके बेसिक कितने स्ट्रांग है ये मैटर करता है। बेसिक के अंदर बेसिक प्रोग्रामिंग तो पूछेंगे, जो भी आपको सर पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ या जो भी पढ़ा रहा है, वो वहाँ पर आपके बेसिक डेटा टाइप, ऑपरेटर, वेरिएबल, लूप, ए फंक्शन, ये सब वहाँ कंप्लीट होंगे। हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं UPS के, जो इंटरव्यू के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है। तो ये जो UPS है सब में एक जैसे होता है, किसी में ऐसा नहीं है कि अलग है। हो सकता है किसी में कोई फीचर सपोर्ट करता है, किसी में कोई फीचर अलग तरीके से सपोर्ट करता है, पर फीचर वो होगा ही होगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे कुछ लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट जो है वो C++ में नहीं होता है, उसमें प्योर वर्चुअल से होता है। तो अलग अलग तरीक़ों से कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है। आजकल जो भी कॉन्सेप्ट है मोस्ट ऑफ सेम ही चल रहा है। दो जगह पर UPS को लिखने के तरीके अलग है, C++ में और पाइथन में। लिखने का तरीका अलग है, कॉन्सेप्ट तब भी सेम ही है। एक इंटरव्यू के अंदर कोई लैंग्वेज के UPS नहीं पूछे जाते, UPS पूछे जाते हैं। और UPS एक 33% हिस्सा एक इंटरव्यू का रखता है, इसलिए ये आपको आना मैंडेटरी है। दो तीन चीज़ें मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। जैसे गिट आना मैंडेटरी है, UPS आना मैंडेटरी है, डेटाबेस आना मैंडेटरी है। ये तीन चीज़ें आप किसी भी तरीके की प्रोग्रामिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, IT फील्ड में जाना है तो आपको ये तीन चीज़ें आनी कंपल्सरी है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं ये पढूं या ना पढूं। यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा कि अच्छा ठीक है, सब मुझे समझ में कम आ रहा है, मैं ये छोड़ देता हूँ। यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं समझ में, यदि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन चढ़ाओ, नहीं तो मर जाओगे। इसी तरीके से यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये भी फॉलो कर रहा है कि आपको UPS आना ज़रूरी है, आपको डेटाबेस आना ज़रूरी है, आपको गिट आना ज़रूरी है। इसीलिए हम इन तीनों ही मॉड्यूल्स को सैटरडे क्लास में डाल रहे हैं, ताकि कॉमन है, ये आपको आना ही चाहिए। अर्णव कैसे आना होगा UPS अटेंड करना? इतने दिन आई नहीं तो आइडिया नहीं था, मैं सोचा छोड़ती होगी। क्यों नहीं आ रहे थे इतने दिन? किसके साथ? अच्छा, भैया के साथ। बैठ जाए यहाँ। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो अब UPS को स्टार्ट करते हैं। UPS का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऐसी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट जो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम फील करते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? टेक्निकली बात ना भी करें, बैठ जाओ आगे, यहाँ चेयर खाली पड़ी है। अब जब भी हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपको ऐसे बहुत टेक्निकल होके नहीं सोचना। ऐसा कोई भी जिसके पास अपने कुछ गुण हैं और उन गुणों के आधार पर कुछ वो फंक्शनलिटी बिहेव करता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आप जब भी रियल प्रोग्रामिंग करोगे, तो मान लो आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें कार्ट का ऑप्शन है, तो कार्ट के अंदर प्रत्येक जो कार्ट है वो आपका एक ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर ये कौन है जो अभी जुड़ा है? ये सत्यम वाले सत्यम है क्या?
तुम समझ में आयो कोने बोलियो जी को? राधे राधे बोल रहे हो? अच्छा, चेयर है क्या उधर? तो ये स्टूल ले जाओ। तो ऑब्जेक्ट क्या है? आप रियल लाइफ के अंदर किसी भी चीज़ को जब आप काम कर रहे हो, वो प्रत्येक एलिमेंट आपका ऑब्जेक्ट है। डेटाबेस में उसी ऑब्जेक्ट को हम रिकॉर्ड कहते हैं। बात समझ में आ गई? डेटाबेस में जब भी हम काम करेंगे या जितने भी यहाँ पर प्रोग्रामर हैं उनके लिए जब आप शो मेथड को कॉल करते हो तो वो सिंगल रिकॉर्ड शो कर रहा है, वो सिंगल रिकॉर्ड एक ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही है क्या? तो ऑब्जेक्ट क्या है? एक सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करना, उस सिंगल यूनिट की सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करना। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट तो सारे ही हैं, किसी एक स्टूडेंट को उठाना ऑब्जेक्ट है और उसकी डिटेलिंग के बारे में बात करना क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट है। जैसे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, उसका सिटी क्या है, वो क्या सब्जेक्ट पढ़ रहा है मुझसे, तो एक स्टूडेंट है तो उस स्टूडेंट की सारी डिटेल। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है? ये बात समझ में? हम क्लास की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट और क्लास में पहले कौन बनता है? ऑब्जेक्ट। हमारे दिमाग में पहले कौन है? ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट एक जैसे होंगे तब हम उसकी एक कॉमन डेफिनेशन लिखेंगे जो स्पेस गिरेगा नहीं, उसको हम क्लास कहेंगे। आम भाषा में समझते हैं, मैं एक आर्किटेक्चर हूँ, ठीक है, तो मकान मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है, जो मुझे मकान चाहिए। उस मकान, वैसे मकान मुझे 10 चाहिए, तो 10 के 10 मकान एक जैसे चाहिए, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? नक्शा या एक प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा। तो क्या नक्शा या जो वो प्रोटोटाइप है, क्या वो ऑब्जेक्ट है? नहीं। वो क्या है? उसको देखकर क्या बनाया जाएगा? ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने नक्शे के अंदर लिखा आगे 5 फुट की गैलरी रहेगी, ठीक है, तो नक्शे में क्या लिखा हुआ है? आगे 5 फुट की गैलरी है, तो वो हर ही घर के आगे 5 फुट की गैलरी। उसने कहा किचन लेफ़्ट साइड में 5 बाई 7 का होगा एग्जाम्पल के तौर पर, तो सभी के लेफ़्ट साइड में 5 बाई 7 का होगा। उसने कहा दीवार जो है वो 14 mm की होगी, तो सबकी वो दीवार 14 mm की होगी जिस दीवार की बात करें। तो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली कैसा दिखेगा इसकी कल्पना करना क्लास है। 9 बजे की थी क्लास, 9 हो गए। चेयर लेके आओ, चेयर लेके आना। सॉरी, 1 मिनट रुक जाओ, बच्चे आ रहे हैं, बैठ जाए फिर डिस्कस करते हैं। अंश, किसी को क्लास का टाइम मालूम नहीं था। चला लो, पीछे वाला पंखा चला लो। ये 9 बजे कितनी वर्कशॉप हो चुकी है? आई थिंक 3 4 होगी, है ना? और सारी की सारी 9 बजे स्टार्ट हो जाती है ना, हमेशा। तो क्यों लेट आते हो सारे? 9 मतलब 9 ही है, 9:05 नहीं है, 9:10 नहीं है, 9 मतलब 9 है। हमने घर से निकलने का टाइम थोड़ी ना बताया था आपको, पहुंचने का टाइम बताया था। अब फिर से बात करते हैं, क्लास किसे कहते हैं? एक ऑब्जेक्ट हमारा कैसा दिखेगा इसकी कल्पना करना क्या है? क्लास है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, मैं एक स्टूडेंट, प्रत्येक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है। अब आप हम प्रोग्रामिंग करनी सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं हल्की फुल्की प्रोग्रामिंग करना जानते हैं, ठीक है।
तो जब भी मैं एक ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ तो मैं एक 4 वेरिएबल बनाए, जिसमें एक का नाम है, एक का एज है, एक का सिटी है, एक का सैलरी है। फिर कुछ फंक्शन बनाए जो इन वेरिएबल्स के आधार पर काम करते हैं। तो जब भी वो वेरिएबल और वो फंक्शन को मैं रैप कर दूंगा तो वो क्लास बन जाएगी। क्लास के रिगार्डिंग एक मुद्दा याद रखना है, क्लास कभी मेमोरी में स्पेस नहीं लेता। क्लास कभी भी मेमोरी में स्पेस नहीं लेता। स्पेस हमेशा कौन लेता है? ऑब्जेक्ट। जो भी हो रहा है वो ऑब्जेक्ट के लिए हो रहा है। क्लास के पास खुद का कुछ नहीं है, ना स्पेस होगा ना कोई बात। अब क्वेश्चन है कि ये हमें एग्जांपल तो कहीं ना कहीं करके देखने पड़ेंगे। तो हम एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करते हैं जिसका नाम है जावा। जावा के अंदर उसको पढ़ना सबसे बेस्ट वे है। चाहूँ तो मैं C++ में लिख सकता हूँ, जावा स्क्रिप्ट में भी लिख सकता हूँ, और जो लैंग्वेज पढ़ते हैं उसमें पढ़ सकते हैं। पर जब भी ऊप्स की बात करते हैं तो ऊप्स के स्टैंडर्ड 2 ही लोग लिखते हैं, C++ और जावा। जिनको वो आता है उनको सब आता है। तो हम जावा के रिगार्डिंग क्लास एग्जांपल्स करना स्टार्ट करते हैं। बात समझ में आ गई क्या? हम पहले बेसिक सिनेरियो को पढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के लिए सारी कहानियाँ बनेगी। बात समझ में आ गई? थोड़ा आम भाषा में और बात करें तो क्लास और ऑब्जेक्ट में कोई डिफरेंस पूछे तो क्या है? अ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जब मिलते हैं तो क्या बनती है? क्लास बनती है। ठीक है, तो क्लास क्या है कि एक ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा इसकी कल्पना करना क्लास है। तो इसको अंग्रेजी लोग क्या कह देते हैं कि ए ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल क्लास। ऑब्जेक्ट क्या है? अ ब्लूप्रिंट है, सॉरी क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट है। किसका? ऑब्जेक्ट का। मेरा ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना क्या कहलाता है? क्लास कहलाता है। बात समझ में आ गई क्या? एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूँ तो एक ऐसी वेबसाइट बनाना जिसमें ऊपर ये मेन्यू हो, ऊपर वो, ऊपर वो, ऊपर वो, क्या वो बन गई क्या? नहीं। उसको उसने कल्पना के तौर पर एक इमेजिनेशन में डाला है। वो इमेजिनेशन जो है वो है क्या है? क्लास है। तो क्लास कब बनाता है? जब एक जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो। सिंगल ऑब्जेक्ट है तो हमें कहीं ना तो क्लास की ज़रूरत है ना ही ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। हम वहीं पर ही वेरिएबल और फंक्शन बनाकर काम कर देंगे, या उसी वेरिएबल्स के फंक्शनैलिटी को वहीं लिख देंगे। क्यों कॉन्सेप्ट आया क्लास और ऑब्जेक्ट का? जब भी आप डेटाबेस हैंडल करोगे, चाहे वो SQL है चाहे वो नो SQL है, प्रत्येक रिकॉर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? एक ऑब्जेक्ट को। और जो टेबल है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? क्लास को। जब भी आप काम करते हो किसी भी लैंग्वेज में तो मॉडल क्रिएट होगा आगे जाकर। चाहे आप पाइथन में काम कर रहे हो तब भी मॉडल क्रिएट होएगा, मतलब MVC आर्किटेक्चर को फॉलो करेंगे तो। और जब भी आप आगे कोई नए रिकॉर्ड को यूज कर रहे हो तब उस रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करने वाला आदमी कौन होगा? आपका ऑब्जेक्ट होगा। प्रत्येक रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट है, और प्रत्येक जो टेबल है वो हम किसको रिप्रेजेंट से करते हैं? क्लास। क्लास क्या है? ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स को रखता है, सॉरी टेबल क्या है? ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स को रखता है। क्लास क्या है? सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रखता है। बात समझ में आ गया? कहानी क्लियर हुई क्या? 2 चीज़ें होती है। कौन कौन होता है? एक क्लास होती है, एक ऑब्जेक्ट होती है। अब सारी कहानियाँ ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमेगी। उस ऑब्जेक्ट पर नियम बनाने होंगे तो क्लास बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। मुश्किल से 2 या 3 क्लास के अंदर मैं ऊप्स इतना क्लियर कर दूंगा आपको कि आप किसी भी इंटरव्यू में बोल पाओगे। बात समझ में आ गया? तो स्टार्टिंग में तुम सब लोगों को मैं 50% लोगों को मैं नहीं जानता, क्योंकि वो मेरी क्लास के नहीं है। तो अचानक से किसी दूसरे टीचर से पढ़ने में भी थोड़ी दिक्कत आएगी। तो थोड़ा सा वेट करो, रिदम बनते ही क्लास समझ में आने स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक कहानी क्लियर है? अब आगे बढ़ता है। अब सबसे पहले मैंने VS कोड खोला और एक एग्जाम्पल करके देखता है।
देखो, कुछ चीज़ों को हम पहचानने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप शादी ब्याह में जाते हो, तो आप कैसे पता चलता है कि कौन जो है वो मेहमान है और कौन जो है वो वेटर है? ड्रेस से मालूम पड़ता है, आप उसे क्लियरली पता कर लेते हो। दूल्हा कौन है? ड्रेस से मालूम पड़ जाती है। और दुल्हन कौन है? वो भी अपने ड्रेस से मालूम पड़ जाता है। दूल्हे का बाप कौन है? वो भी हाथ में एक बैग लिया हुआ है, दुल्हन का बाप, वो भी पता चल जाता है। बात समझ में आता है? तो हम गेस्चर से रिप्रेजेंट हो जाता है कि आदमी क्या रोल पर है। इसी तरीके से आपको कुछ नियम अपने काम के लिए याद रखना है, वो वैसे कोई नियम नहीं है। आपको जब भी किसी भी लैंग्वेज में काम करो तो जो उसके अंदर डोमिनेटिंग क्लास है, उस क्लास के नाम से ही आपको फाइल का नाम रखना है। डोमिनेटिंग मतलब जैसे जावा में बात करूं तो जिसमें मेन है, यदि मैं बात करूं जावा स्क्रिप्ट की जिसमें आपका मेन कंपोनेंट क्रिएट हो रहा है, जिस लैंग्वेज में भी आप बात कर रहे हो तो जो जहाँ पर आपका डोमिनेटिंग है उस नाम की आपको फाइल का नाम रखना है। क्लास के नाम का फर्स्ट लेटर हमेशा अपर केस में रखना है, जिससे पता चल जाए कि ये क्लास है। छोटा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पहचानने में दिक्कत होगी ये वेरिएबल है या क्लास है, ऑब्जेक्ट है या क्लास है। तो किसी की पहचान उसको लिखने के तरीके से पता चलेगी। यदि आप नॉर्मल जावा की बात करते हो तो सिस्टम का एस बड़ा होता है, जिसने भी जावा पढ़ा हुआ है तो पता चल जाता है ये क्लास है। स्ट्रिंग का एस बड़ा है, इससे पता चल गया वो क्लास है। बात समझ में आ रही है? तो मैं जब भी कोई लाइन लिखता हूँ तो उसमें लिखते वक्त मुझे मालूम पड़ जाएगा कि इसमें कौन क्लास है, कौन मेथड है। तो जो क्लास है उसका हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल देना है, उसको हम क्या कहते हैं? पास्कल स्टाइल। और हर मेथड का फर्स्ट लेटर छोटा और उसके अंदर यदि कोई नेक्स्ट वर्ड आता है तो उसको बड़ा लिखना है, अपर केस में लिखना है, तो उसको हम कहते हैं कैमल स्टाइल। कैमल मतलब ऊँट की तरह। ऊँट का पहला जो गर्दन है वो झुकी हुई है, फिर कूब निकलते रहता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट चलता है हम उसको क्या कहते हैं? इस स्टाइल को हम क्या कहते हैं? कैमल स्टाइल। कैमल में क्या है? पहला वर्ड छोटा आएगा, फिर हर वर्ड का नेक्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। कभी किसी ने जावा स्क्रिप्ट पढ़ी है तो उसमें लिखते हैं हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो गेट का जी छोटा होता है, एलिमेंट का ई बड़ा होता है, बाय का बी बड़ा होता है, आईडी का आई बड़ा होता है। तो कौन सी स्टाइल है? कैमल स्टाइल है। जब भी मैं कोई स्टैंडर्ड फॉलो करूँगा तो जब भी सिस्टम इंटरनली भी वही सिस्टम फॉलो कर रहा है कि क्लास का फर्स्ट लेटर अपर केस है। जैसे मैं प्रॉमिस क्रिएट कर रहा हूँ तो प्रॉमिस का पी बड़ा आएगा, क्यों? क्योंकि वही क्लास है। बात समझ में आ रही है क्या? तो जितने भी लैंग्वेजेस के अंदर हम बात करें, यदि क्लास का नाम है तो कोई सी लैंग्वेज हो तो फर्स्ट लेटर अपर केस होगा, ठीक है। यदि उसके अंदर मेथड है, मतलब उसके जो फंक्शन है उसमें क्या होएगा? पहला लेटर छोटा, फिर हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। अब यदि कोई कहता है कि सर इसमें ज़रूरी तो है ही नहीं, मैं कर रहा हूँ तो हो जाएगा, अब उसको क्या प्रॉब्लम आएगी? जब भी वो किसी फ्रेमवर्क पर काम करेगा तो फ्रेमवर्क में ये नियम है। फ्रेमवर्क का क्या नियम है? ये नियम है कि वो उसी स्टाइल को फॉलो करेगा। अब आप उस स्टाइल को फॉलो नहीं करोगे तो आपकी क्लासेस वर्क नहीं करेगी। बात समझ में आई? आपके मेथड वर्क नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना? कल ही तुम खोटा करके गई हो, एस और एस वाला कितने खोटे करके गए हो? अब उसमें कहा है टेबल जो है वो ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड रखती है, तो टेबल का नाम हमेशा प्लूरल में होगा। और हेयर रिकॉर्ड जो वो सिंगल है, तो सिंगल रिकॉर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा? मॉडल का एक रिकॉर्ड, तो वहाँ पर सिंगुलर यूज होगा। यदि आप काम करते वक्त ये ध्यान नहीं देते हो तो फ्रेमवर्क आपको मतलब आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। वो कहता है मेरे नियमों से काम करो, और आप सब लोग फ्रेमवर्क पढ़ोगे। आप सब लोग आज नहीं तो कल फ्रेमवर्क पढ़ोगे। बिना फ्रेमवर्क के कोई भी प्रोग्रामिंग अधूरी है एज ए प्रोफेशनल। तो तयशुदा बात है, सभी कोई ना कोई फ्रेमवर्क पढ़ेंगे। कोई लारावेल पढ़ेगा, कोई नोड जेएस पढ़ेगा, तो कोई फ्लास्क पढ़ेगा, या कोई जेंगो पढ़ता है। मतलब अलग अलग तरीके के आप कोई ना कोई फ्रेमवर्क या ऐसी लाइब्रेरी को रीड करोगे ही करोगे। बात समझ में आए? तो वहाँ हमेशा एक सिस्टम फॉलो होगा। तो ये मत कहना कभी भी, देखो सर मैंने छोटा लिख दिया चल गया ना, फाइल का नाम अलग गया चल गया ना, तो चलेगा। ये आपके बेनिफिट के लिए है कि आप पहचान पाओ। बात समझ में आ गया? तो इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी क्लास बनानी है। अब मैंने क्लास के लिए सबसे पहले क्लास वर्ड यूज किया,
और क्लास का नाम जो भी रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ए नाम की क्लास दे दी, फाइल का नाम तो मैंने फर्स्ट लिखा है। इसका मतलब ये वाली जो मेरी क्लास है ये वो क्लास नहीं है जिसके अंदर मेन फंक्शन आएगा। जावा के अंदर क्या होता है, मेन फंक्शन ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आपका प्रोजेक्ट इन होता है, मतलब स्टार्ट होता है। बात समझ में आ रही है क्या? तो ऐसी क्लास जिसके अंदर मेन फंक्शन होगा वो आपका इनपुट एरिया होगा, मतलब जहाँ से हम प्रोजेक्ट के अंदर इन करेंगे। मतलब क्लास ए से हम कभी भी इन नहीं करेंगे। ठीक है, क्लास बना दी, बस क्लास ही बनाई। बात समझ में आ गई? और मैंने एक और क्लास बनाई जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, फर्स्ट। आगे से एक बार पब्लिक हटा देता हूँ ताकि प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड के कॉन्सेप्ट अभी फ़िलहाल हमारे दिमाग में नहीं है। अब मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन लिखा, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है, जो क्लास का नाम है वो, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इक्वल्स टू न्यू ए। अब कोई सी भी लैंग्वेज है, ठीक है, अब कोई सी भी लैंग्वेज है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट जो है वो सब में क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। मैंने यहाँ गलती कर दी, यहाँ मुझे ए लिखना था। यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट है वो सब में सेम ही रहेगा। बाकी सब लैंग्वेज में आगे किसी में क्लास का नाम आएगा और किसी में नहीं आएगा। ये जो ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू ए लिखा है, चाहे मैं PHP में काम कर रहा हूँ तब भी यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, जावा स्क्रिप्ट में कर रहा हूँ तब भी यही यूज होगा। ऐसी कोई भी लैंग्वेज, चाहे मैं C++ में काम कर रहा हूँ, चाहे मैं जावा में काम कर रहा हूँ, सभी में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे न्यू कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। न्यू कीवर्ड क्या है वो थोड़ी देर में हम अभी पता कर लेंगे, मतलब इस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये सब कुछ नहीं देखना है, क्लास ऐसे बनती है और उसका ऑब्जेक्ट ये बनता है। अब इस क्लास में ना तो कोई मेंबर है ना ही कोई मेथड है, तो इस ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा ज्ञानू? याद रखना, यदि ऑब्जेक्ट बनना है तो मिनिमम 1 बाइट का होगा। ये कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन है। यदि क्लास एम्प्टी है और फिर भी उसका ऑब्जेक्ट बनता है तो वो मिनिमम कितना बाइट गिरेगा, 1 बाइट गिरेगा। ये हमेशा याद रखना। यदि मेमोरी के अंदर ब्लैंक स्पेस के लिए भी जगह गिरा, वो रेफरेंस तो ले रहा है ना किसी मेमोरी ब्लॉक का, तो मिनिमम मेमोरी ब्लॉक वो कितना गिरेगा, 1 बाइट गिरेगा ही गिरेगा। ये बात दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो कोई पूछ ले एम्प्टी क्लास का मतलब एक क्लास जिसमें कुछ भी नहीं है, यदि मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो मेमोरी में कितना स्पेस लेगा, 1 बाइट लेगा ही लेगा। कहानी समझ में आ गई क्या? क्लियर हो गया क्या? तो याद रखना है, क्लास का कोई साइज नहीं होता और ऑब्जेक्ट बिना साइज के नहीं होता। बात समझ में आ गया? क्लास किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास हमेशा ब्लूप्रिंट है, इमेजिनेशन है कि मेरा ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा। तो क्लास कभी भी स्पेस नहीं घेरता, स्पेस हमेशा कौन घेरता है, ऑब्जेक्ट। और यदि क्लास के पास कुछ नहीं भी है तब भी ऑब्जेक्ट 1 बाइट घेरेगा, वो एक्स्ट्रा बाइट नहीं है, ये भी याद रखना। क्लास के अंदर मान लो एक स्पेस का इंटीजर टाइप का मान लो कोई वेरिएबल बना हुआ है, प्रॉपर्टी बनी हुई है, और मान लो वो 4 बाइट ले रही है, तो अब ऐसा नहीं है कि सर एक खाली वाला था और एक 4 और 5 हो गए, नहीं, अब वो अभी स्पेस नहीं लेगा, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता। एम्प्टी के केस में 1 बाइट लेता है। ये भी याद रखना कि सर आप ही ने तो बोला था जब वो एम्प्टी होता है तो 1 लेता है, तो इसका मतलब 5 गिरेगा, नहीं गिरेगा। बात समझ में आई? तो ये याद रखना है, ऑब्जेक्ट कितना साइज गिरेगा यहाँ पर, मिनिमम 1 बाइट, और यदि मेंबर है तो मेंबर के अकॉर्डिंग साइज गिरेगा। बात समझ में आ रही है? यदि सब लोग में से किसी ना किसी ने कभी हल्की फुल्की भी प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो याद रखना, क्लास एक डेटा टाइप बनाने का तरीका है। ऑब्जेक्ट एक मतलब यदि आप C++ के नज़रिए से देखो तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाने के लिए आप क्लास टर्म को यूज करते हो। तो यहाँ ए नाम का एक डेटा टाइप है। जब भी न्यू कीवर्ड लिखा जाता है तो मेमोरी जो है वो रन टाइम में क्रिएट होती है। जब भी आप वेरिएबल बनाते हो तो 2 तरीके से मेमोरी एलोकेट होती है। फिर पहले एक और बात क्लियर करता हूँ, आजकल की लैंग्वेजेज में चाहे प्रिमिटिव डेटा टाइप हो, सारे ऑब्जेक्ट टाइप के होता है, चाहे वो पाइथन है चाहे वो जावा स्क्रिप्ट है। आप पाइथन में लिखते हो 10, 20, 30, राम, श्याम, मोहन, तब भी वो ऑब्जेक्ट ही, वो इंटरनली भी ऑब्जेक्ट टाइप की होता है। जितनी भी लैंग्वेजेज है उसमें आजकल प्रिमिटिव टाइप भी क्या होने लगे, ऑब्जेक्ट टाइप के होने लगे। आप स्ट्रिंग का नाम डॉट मेथड लिख सकते हो कोई भी। मेरी बातें समझ में आ रही है क्या? है ना? देखो थोड़ा टेक्निकल है, जो एकदम से फर्स्ट टाइम है तो उनके लिए तो अब्बा जब्बा डब्बा है। जब भी वो इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे
उनको कहानियाँ समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये यूट्यूब पर हम पब्लिकली अपलोड कर देंगे। बात समझ में आ गई? तो अब फिर से दोबारा से पढ़ते हैं। क्लास क्या है? ब्लूप्रिंट है। ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टांस ऑफ ए क्लास। बात समझ में आ गया? एक इंस्टांस है किसका? क्लास का। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? अब थोड़ी किताबी भाषा में बात करें तो फ्रूट एक क्लास है, मैंगो, बनाना सारे उसके क्या है? ऑब्जेक्ट है। व्हीकल एक क्लास है। व्हीकल जैसे मान लो टू व्हीलर नाम से एक क्लास है, तो मोटरसाइकिल्स उनके ऑब्जेक्ट्स हैं, या साइकिल उसका ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ गई क्या? या लूना उसका ऑब्जेक्ट है, या एक्टिवा स्कूटी जो है वो उसका ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही? तो ऑब्जेक्ट जो फिजिकल स्थिति में, क्लास जो एक कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है। क्लास कभी भी स्पेस नहीं घेरती। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रट ही जाए। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई कंपटीशन देते हो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको क्लिक ही नहीं होता है। बातें समझ में आई ना? वो सबने पढ़ा हुआ है, पर ये बात किसी को नहीं मालूम होती कि क्लास का स्पेस नहीं होता। अब ऑब्जेक्ट के पास दो चीज़ें होती है, क्या? उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके मेथड। ऑब्जेक्ट के पास क्या कितनी चीज़ें होती हैं? दो, प्रॉपर्टी और मेथड। जैसे एक कुत्ता है, तो कुत्ता एक यदि ऑब्जेक्ट है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है? उसकी आंखें, उसके चार पैर है, उसका कलर क्या है, उसके मेथड क्या है? रन, दौड़ रहा है। वो क्या दौड़ता हुआ दिख रहा है? नहीं, मतलब उसके दिखने में प्रॉपर्टी नहीं है। दौड़ेगा तब दिखेगा हाँ वो दौड़ रहा है। वो किसके यूज़ से दौड़ रहा है? प्रॉपर्टी के यूज़ से। तो प्रॉपर्टी और मेथड के बीच में एक कम्युनिकेशंस होता है, उसको हम एनकैप्सुलेशन का टर्म यूज कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो एक कुत्ते का दौड़ना, एक कुत्ते का भौंकना, एक कुत्ते का जंप करना, सारा का सारा उसके मेथड है। प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कुत्तो देखो इतना फूट रहा हो, वो इतना सुंदर लाग रहा था, मतलब उसका कलर, उसकी प्रेजेंस जो मुझे विजिबल हो रही है वो सारी उसकी क्या है? प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी फिजिकली मेमोरी में स्पेस लेती है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? फिजिकली मेमोरी के अंदर स्पेस ले रही है। मेथड जो है उन प्रॉपर्टी के आधार पर एक फंक्शनलिटी बिहेव कर रहा है। यदि लाइक कुत्ता कोकर दौड़ सी दो टांगे कौन, मतलब प्रॉपर्टी पर डिपेंड कर रहा है कि वो दौड़ेगा या नहीं। बात समझ में आ रही है क्या? तो बिहेवियर मतलब ये तो स्वभाव बिहेवियर बीपी हाई रहे कहीं देख लो। बिहेवियर मतलब मेथड्स की बात हो रही है, उसकी फंक्शनलिटी की बात हो रही है। और जनरली हम देखते हैं शक्ल से दारू उड़ी लग गया, आँखें देख लाल बम पड़ी है, मतलब उसका गेस्चर, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके बिहेवियर को उसने रिप्रेजेंट कर रही है कि वो कैसा होगा। खाण बंद कर मोटो ढोल हो गया है। बात समझ में आ रहा है ना? ये सारी प्रॉपर्टीज आपके किसको रिप्रेजेंट कर रही है? बिहेवियर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट? प्रॉपर्टीज और मेथड के बीच में एक जुगलबंदी एनकैप्सुलेशन कहलाती है। उन एनकैप्सुलेशन के टर्म को रिप्रेजेंट कर। तो एक ऑब्जेक्ट के पास दो चीज़ें होती है, क्या क्या? प्रॉपर्टी और मेथड। बात समझ में आ गया? मेरा लड़का जब पैदा हुआ उसकी कास्ट क्या थी? पुरोहित थी। रीजन इज पैदा होते उसको मिल गया उसके माता का नाम, उसके पिता का नाम। बात समझ में आ रहा है? और हॉस्पिटल वालों ने एक टैग चेप दिया कि ये इतना नंबर वाला बच्चा इसका है। तो सम प्रॉपर्टीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट के क्रिएशंस के साथ में उनको अवेलेबल हो जाती है। बात समझ में आई? तो प्रॉपर्टीज़ मतलब जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा वो मेमोरी के अंदर कितने ब्लॉक्स क्रिएट करेगा, किस किस टाइप के क्रिएट करेगा, उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी। क्रिएट होने के साथ मतलब क्लास उसको बताएगी कि जब एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। तो जैसे मेरी क्लास यहाँ पर क्या कह रही है? पब्लिक एक स्ट्रिंग का, पब्लिक क्या है वो बाद में बात करेंगे, एक स्ट्रिंग का नेम लेगा, ठीक है, और पब्लिक एक इंटीजर में एज लेगा। बात समझ में आ गई? तो अब तय क्या हो गया कि मेरा जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब ए क्लास ये कह रहा है कि जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा इट्स हैव डिफॉल्ट टू प्रॉपर्टी विच नेम इज नेम एंड एज। अब ये दो प्रॉपर्टी क्लास की नहीं है, ये प्रॉपर्टी किसकी है? ऑब्जेक्ट की है। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसकी दो प्रॉपर्टी होगी, नेम और एज। ये कल्पना है, ये फिजिकली न्यू कीवर्ड उसको अवेलेबल करवा रहा है। तो व्हाट्स न्यू कीवर्ड डू? न्यू कीवर्ड क्या कर रहा है? मेमोरी एलोकेशन करवा के दे रहा है
प्रत्येक ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जांपल ये न्यू कीवर्ड है, एक क्लास आया, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, न्यू कीवर्ड जाके क्लास में देखेगा कितनी प्रॉपर्टी है, उतनी प्रॉपर्टी मेमोरी में क्रिएट करके एक रेफरेंस बनाकर ऑब्जेक्ट को दे देगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब न्यू कीवर्ड एग्जैक्टली क्या करता है इसको मैं एक डायग्रामिकली समझाऊंगा, लिखकर समझाऊंगा। राइट नाउ हम एक लाइन में समझे तो क्या है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करवाना या रन टाइम में मेमोरी एलोकेशन करवाना, या लेट बाइंडिंग टर्म भी जब आता है तब भी हम किसको यूज करते हैं, न्यू कीवर्ड को। अब डायनामिक और कंपाइल टाइम में थोड़ा सा प्रकाश डाले एक दो लाइन में, तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, कंपाइल टाइम का मतलब क्या है, जब कोई कोड कंपाइल हो रहा है, कंपाइल मतलब जब जैसे मैंने लिखा int a = 10, तो सिस्टम को रन होने से पहले ही मालूम है कि एक a नाम का इंटीजर टाइप की मेमोरी बनानी है। बनाता तो वो पहले ही है, कंपाइल टाइम के अंदर ही तय कर लेता है कि जब जब ये वेरिएबल आएंगे प्रोग्राम रन होते ही इतने ब्लॉक मेमोरी में बना देना, तो उसको कंपाइल टाइम एलोकेशन कहता है। रन टाइम का मतलब ये है कि जब प्रोग्राम रन हो रहा है तब ये डिसाइड करेगा। कंपाइल टाइम रन टाइम का सिंपल सा एक एग्जाम्पल समझता है। मैंने मम्मी को कहा शाम को मेरे 4 दोस्त आएंगे, उनके लिए खाना बना के रखना। मेरी मम्मी ने शाम को 4 जनों का खाना बना के रखा, वो कंपाइल टाइम है, जैसे ही लोग आएंगे उससे पहले उनका खाना तैयार है। इज दैट ओके? अब 4 में से 3 आया तो देयर इज अ वेस्टेज ऑफ 1 मील, एक मील का वेस्टेज गया क्योंकि एक आया नहीं। 5 आया तो मेरे पास उसके लिए खाना नहीं है। डायनेमिक मेमोरी कौन सा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल जो था वो किसका था, कंपाइल टाइम का था। रन टाइम का मतलब क्या है, यार चल आज यार बाहर खाना खाना चलता है, तो हम 4 सब जने मिलकर बाहर ढाबे पर खाना खाने गए। तो ढाबे पर उन्होंने पूछा कितने लोग, हमने कहा 25 लोग हैं। वो 25 जनों के लिए खाना बना दें, क्या जाते खाना तैयार है? नहीं, एटलीस्ट आधा पौन घंटा में वेट करना पड़े, एटलीस्ट है। तो वो रन टाइम है, उसमें वेस्टेज कुछ नहीं है। जितने में 26वां दोस्त आ गया, यार दोस्त आ गया भाई 1 प्लेट और लगा देना, वो उसके लिए भी हाथों हाथ खाना बना दिया। याद रखना, रन टाइम में जब भी कोई काम हो रहा है वो स्लो होगा पर मेमोरी को बचाएगा। कंपाइल टाइम में जो भी काम हो रहा है वो कंपाइलेशन टाइम में तय कर लेगा, इतने ब्लॉक्स बनाने वो बना के रख देगा, जिसको आप लोडिंग कहते हो। यार प्रोजेक्ट में लोड हो रहा है, गेम मेरा लोड हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो मेमोरी के अंदर अपने स्पेसेस जो भी डिफ़ॉल्ट स्पेसेस है उनको घेर के बैठ रहा है। जब भी ऑब्जेक्ट की बात हो रही हो, न्यू कीवर्ड आ रहा है, मतलब ये प्रोग्राम रन होते वक्त स्पेस लेगा, कंपाइल टाइम में वो अपना स्पेस कैलकुलेट नहीं करेगा। इज दैट ओके? बात समझ में आई? जब भी न्यू कीवर्ड टर्म यूज हो रहा है तब हम हमेशा क्या ध्यान रखेंगे कि वो कौन सी वैल्यू ले रहा है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करेगा। जब प्रोग्राम रन होगा तब स्पेस करेगा। आगे बात समझ में? अब दूसरा मुद्दा क्या है, अब दूसरा मुद्दा क्या है, जब भी न्यू कीवर्ड से मेमोरी एलोकेट हो रही है देन हम क्या करेंगे, चाहते हैं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट प्रिंट हो तो मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट करवाने के लिए system.out.println हमें लिखना पड़ता है। गौर से देखो, सिस्टम का एस बड़ा है मतलब ये क्या है, क्लास है। ऑब्जेक्ट के बाद में मैं डॉट लगा रहा हूँ मतलब मैं किसी इसकी एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी एक और ऑब्जेक्ट रख रही है, और println एक मेथड है, बाद में डिस्कस करेंगे इसको। मैंने कहा ऑब्जेक्ट का नेम बता दो, तो यहाँ पर नेम क्या नहीं रख रहा, कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं रख रहा। अब मैं इसको रन करवाता हूँ तो आउटपुट में क्या आएगा, नल। बात समझ में आ रही है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ ज्ञानू से, यहाँ पर नल क्यों आया? एज में रन करवाता हूँ, आउटपुट में 0 आया। बात को फिर से ध्यान से समझना, मेरा इंटीजर स्ट्रिंग से कोई लेना देना नहीं है, मैंने ज्ञानू से पूछा है, मतलब कोई और रीजन है। चलो ज्ञानू, मेरा एक क्वेश्चन है, मैं लिखा int x, ठीक है, और मैंने लिख दिया system.out.println x। यदि मैं इस x को कमेंट से हटाऊं तो x का मान क्या है,
0। आप कुछ बोल रही थी, x का मान बताओ, फिर आपके आगे क्वेश्चन के आंसर को सुनेंगे। कपिल, कोई भी बताना चाहता है? अनडिफाइंड। कौन बोल रहा है? अंश बोल रहा है क्या? यस सर। क्या बोल रहे हो? अनडिफाइंड। दैट्स द रॉन्ग आंसर। सभी का आंसर गलत है। अब बच्चा एरर ही है। अब ये एरर दे रहा है, देखो रेड लाइन आ रही है लाइन नंबर 10 पर। रीजन पहली बार देख रहे हैं ना, वेरिएबल बना रहा और एरर आ रही है, आज तक नहीं आई। अब मेरी एक और बात ध्यान में सुनो, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उनका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यदि कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं है तो वो अपनी तरफ से उसको एक वैल्यू देगा। जैसे हम सी में पढ़ते थे, यदि सी में किसी लोकल वेरिएबल के हम वैल्यू डिफाइन नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट गार्बेज ले लेता है, और ग्लोबल की बाय डिफ़ॉल्ट 0 या नल ले लेता है। ऐसा कैसा हमने किस में पढ़ा था? ये लोग जावा स्क्रिप्ट वाले बोल रहे हैं अनडिफाइन आएगा, कुछ लोग बोलेंगे नल आएगा, कुछ बोलेंगे कुछ आएगा। अभी जैसे ये बोला कि स्ट्रिंग है तो नल आ जाएगा, इंटीजर है तो 0। यहाँ क्यों नहीं आ रहा 0, और ऊपर वाले में क्यों आ रहा है? और कोई आंसर? देखो ये बात सुनो, जावा बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जावा ये कहता है मैं अपनी तरफ से कभी कोई काम नहीं करूँगा। जावा क्या कहता है? मैं अपनी तरफ से कोई काम नहीं करूँगा। तो जावा लाइन नंबर 7 पर क्या दे रहा है? ये कहता है भाई इसको तूने डिक्लेयर किया, डिफाइन कर। मैं थारा नौकर को नहीं बैठो कि बैठ डिफाइन करूँ। बात समझ में आया? बाकी सब लैंग्वेजेज अपनी तरफ से डिफाइन कर देता है। यदि मैं जावा स्क्रिप्ट की बात करूँ तो अनडिफाइन आ जाएगा, C++ की बात करूँ लोकल फंक्शन है तो लोकल वेरिएबल है तो गार्बेज आ जाएगा, और यदि मैं सी की भी बात करूँ तो गार्बेज आ जाएगा, और PHP की बात करूँ तो नल आ जाएगा। एवरीथिंग हैव डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, है ना, कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। जावा कभी भी कुछ अपनी तरफ से नहीं देगा कि मैं अपनी तरफ से तुम कुछ दूंगा तो उसको कोई अजीब सा नाम दे देगा। हम C++ में क्या कहते हैं? गार्बेज वैल्यू। वो गार्बेज थोड़ा रखता है, कचरा थोड़ा रखता है, वो कोई वैल्यू दे रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा तो हमने उसको गार्बेज कह दिया। एक्चुअल में तो वो एक रैंडम वैल्यू दे रहा है। वो कहते हैं फिर हमारे वैल्यू ने कचरा कैसा अपन डाल नहीं हुआ। जावा कभी भी आपके वैल्यू को क्या नहीं देता? वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं करता। तो क्वेश्चन है ऊपर वाले को क्यों किया? अभी मैं इसको रन करवाता हूँ, वो कहता भाई डिफाइन कर दे इसको। वेरिएबल माइट नॉट हैव अ इनिशिएटेड, मतलब उसकी कोई इनिशियल वैल्यू नहीं है। इनिशिएट कर, लिख उसमें क्या देना है तुझे, x में 10 देना है, 20 देना है, नीचे लिख, ऊपर लिख, प्रिंट करवाने से पहले लिख दे। वो कभी भी 0 नहीं मान रहा जावा के। तो फिर जावा यही जावा है और यहाँ पर ये 0 दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या मेरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा हूँ? क्वेश्चन समझ में आएगा? अब यहाँ पर ये 0 दे रहा है। व्हाट द रीजन? रीजन इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। रीजन इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर टर्म नया आ रहा है यहाँ पर। कंस्ट्रक्टर क्या कहता है? जब भी कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसको वैल्यू देना जरूरी है। जब भी कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी उनको वैल्यू देना जरूरी ही है, और प्रोग्रामर को देनी चाहिए। प्रोग्रामर के मैं नहीं दे रहा, जैसे मैं नहीं दे रहा मैं तो नहीं दूंगा। तो कहता नहीं दे रहा है तो मैं अपनी तरफ से कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा और उनको डिफॉल्ट वैल्यू नल या 0 दे दूंगा। बात समझ में आ रही है क्या? जावा का क्या कॉन्सेप्ट है? जावा क्या, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनता ही है। कब बनता है? जब तुम लोग नहीं बनाते हो। कब बनता है? जब तुम लोग नहीं बनाते हो, तब वो एक क्या डिफॉल्ट क्या बनाता है? कंस्ट्रक्टर। अब रन टाइम में डब्बे बन रहे हैं, रन टाइम में डब्बे बन रहे हैं तो उसमें कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो वो एक इंटरनली एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो न्यू कीवर्ड का दूसरा काम, पहला काम क्या था? रन टाइम में डब्बे बनाना, मतलब मेमोरी एलोकेट करवाना। सेकंड काम क्या है? डब्बे बन गए, अब इसमें वैल्यू भर दो। वैल्यू भरने के लिए उस क्लास को कहेगा भाई तेरा कंस्ट्रक्टर ले आ। अब इसने कहा भाई साहब ने बनाया ही नहीं, प्रोग्रामर ने,
तो सिस्टम अपनी तरफ से एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएगा और उनमें नेम और एज को इनिशिएट करेगा नल और जीरो के साथ। तो यहाँ कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है क्योंकि यहाँ मैं कोई क्लास नहीं लिख रहा हूँ, मैं किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ। और कंस्ट्रक्टर, हेलो, बात समझ में आ गई क्या? तो कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है यहाँ पर, ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है जब एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो सर कंस्ट्रक्टर हमें बनाना हो तो कैसे बनाए? जब क्लास का नाम, एक क्लास के पास ऐसा फंक्शन है जिसके आगे कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखा, मैंने वॉइड नहीं लिखा, इंट नहीं लिखा, कुछ ही नहीं लिखा, और उसने अपना एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, तो अब यहाँ पर कौन है? कंस्ट्रक्टर कॉल। अब मैंने कह दिया बाय डिफ़ॉल्ट नेम जो है मैंने कह दिया गेस्ट है, और बाय डिफ़ॉल्ट एज जो है वो मैंने कह दिया 18 का तो हो गई होगा जो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा है। बात समझ में आई क्या? तो अभी मैं जब ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा रहा हूँ तो एज में क्या प्रिंट होएगा? 18 प्रिंट होएगा। तो कुल मिलाकर कंस्ट्रक्टर हर हाल में कॉल होता है जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा। तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड या इनिशिएटेड। तो हम टर्म का भी आज कंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं। कंस्ट्रक्टर मतलब जो कंस्ट्रक्शंस के टाइम में हैंडल हो रहा है, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट मेमोरी एलोकेट हो रहा है उस समय वो क्या कर रहा है, एलोकेटेड स्पेसेस को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर रहा है। वो सारा काम किसका है? कंस्ट्रक्टर का है। तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वॉक्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज इनिशिएटेड, मतलब जब ऑब्जेक्ट इनिशिएट हो रहा है, इंस्टांस क्रिएट हो रहा है, देन वो क्या करेगा, उसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देगा। मोबाइल मत चला बाबू, बैग में हाथ गाल भी मत चले। हाँ तो ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? क्लियर हो रहा है क्या? तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर एक क्लास का ऐसा स्पेशल मेथड है जो ऑब्जेक्ट के बनने के साथ कॉल होता है। आपको ये नहीं रटना है कि क्लास का नाम फंक्शन का नाम सेम होता है तो उसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, नहीं, ये लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा। आप जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो तो कंस्ट्रक्टर कीवर्ड लगेगा, आप PHP पढ़ रहे हो तो अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट कीवर्ड लगेगा। तो देयर एन आजकल के जितने भी कॉन्सेप्ट है उनके अंदर क्लास का नाम फंक्शन का नाम सेम होने पर वो कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करता है, वो कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए एक नया वर्ड दे रहा है जिसके थ्रू हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? क्लियर हो रहा है क्या? तो कंस्ट्रक्टर, अब इतना लेट कौन आया याद ज्वाइन होने के लिए? हाँ ओके, बात समझ में आई क्या? तो कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं? जो ऑब्जेक्ट के बनने पर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर पूरा का पूरा एक स्पेशल क्लास का टॉपिक है, तो अभी फ़िलहाल हम कंस्ट्रक्टर को नहीं पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टर जब भी नेक्स्ट हमारी वर्कशॉप लगेगी उस टॉपिक का नाम ही केवल कंस्ट्रक्टर होएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ओवरव्यू ऑफ ऊप्स है। तो ओवरव्यू ऑफ ऊप्स के अंदर हमने पहला टॉपिक पढ़ा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो प्रॉपर्टीज़ और मेथड रखता है। मेथड अभी तक हमने एक भी नहीं बनाया, तो पहले एक मेथड बना देते हैं। हमने कहा वॉइड शो, हाँ बोलो। डेफिनेशन देखने भेजी हुई चैट में भेजी है क्या? कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट इन द क्लास। नहीं, क्लास टर्म गलत है भाई। क्लास कभी भी टर्म यूज ही नहीं होएगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। याद रखना, क्लास को कोई दरकार नहीं है। क्लास एक ऑब्जेक्ट नहीं है, क्लास एक मेमोरी में स्पेस नहीं घेर रहा, क्लास कोई आदमी नहीं है। क्लास एक जरिया है ऑब्जेक्ट को बनाने का। मेरा ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा उसकी कल्पना करना है, मेरा ऑब्जेक्ट क्या क्या काम करेगा वैसे उसकी कल्पना करना केवल क्लास है। तो क्लास के लिए कभी भी मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। जब होएगी तो वो फाइनल स्टैटिक टाइप की होगी। जब भी स्टैटिक टर्म यूज होगा तब क्लास की प्रॉपर्टीज बनेगी, तब तक क्लास के पास खुद का कुछ नहीं है। स्टैटिक अभी टर्म आया नहीं है। ऑब्जेक्ट के लिए प्रॉपर्टीज़ को इनिशिएट करना कंस्ट्रक्टर का काम है, और ऑब्जेक्ट के लिए प्रॉपर्टी को मेमोरी देना न्यू कीवर्ड का काम है। न्यू कीवर्ड दो काम करता है।
पहला डब्बे बनाना, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, फिर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। कंस्ट्रक्टर वैल्यू को इनिशिएट करने का काम न्यू कीवर्ड का नहीं है। ओके, मैं डब्बा बना दिया, कंस्ट्रक्टर ने लो मान लिया, सुन रे बाबू वैल्यू डाल जा, यहाँ तक का। कंस्ट्रक्टर और न्यू कीवर्ड जुगलबंदी से काम करता है। न्यू कीवर्ड कहता है मैं जैसे ही मेरा काम पूरा होगा मैं तुझे हेलो मार ले, मतलब मैं तुझे कॉल कर लूँगा। कॉल करने के बाद में वो उसको इनिशिएट कर देगा। बातें समझ में आ रही है क्या? तो यहाँ पर क्लास टर्म कभी नहीं आएगी, जो हो रहा है ऑब्जेक्ट के लिए हो रहा है। बात समझ में आ गया? एग्जाम्पल के तौर पर तुम में से किसी ने सोचा मैं इतना पैसा कमाऊँगा कि मेरे अपने बच्चों के लिए ये रख के जाऊँगा, तो बच्चा जो ऑब्जेक्ट बनेगा तब बनेगा, उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो पहले से। बात समझ में आया ना? तो कंस्ट्रक्टर की यदि मैं डेफिनेशन लिखूं तो कंस्ट्रक्टर इज यूज फॉर इनिशियलाइज प्रॉपर्टीज। कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है? प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज करना है किसी ऑब्जेक्ट की, ना कि क्लास की। क्लास की प्रॉपर्टी सेट नहीं हो रही है। किसकी प्रॉपर्टी सेट हो रही है? क्लास के बनने वाले ऑब्जेक्ट की। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट 2। तो ये नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट सेम है, नहीं है। दोनों के पास अपनी अलग अलग एज है और दोनों की एज 18 है। एक आदमी ने कहा अब मेरी जो एज है वो तो 18 नहीं सर 22 है, तो इसने अपनी वैल्यू को चेंज कर लिया। उसने अपनी वैल्यू को क्या कर लिया? चेंज। पर इसकी अभी भी 18 है। मैं यहाँ पर आके प्रिंट करवाता हूँ, दोनों अलग अलग मेमोरी में अलग अलग लोग बने हुए हैं। ऐसा नहीं है दोनों की एज एक जैसी आ जाएगी। एक ने अपनी, जैसे इसकी एज अलग है, इसकी एज अलग है, मैंने इनिशिएट होते बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म भरते वक्त 18 लिखा हुआ आ रहा है। मैंने अपनी तरफ से वैल्यू का नाम दिया हुआ है गेस्ट। उसने कहा मेरा नाम गेस्ट नहीं है साहब, मेरा नाम रमेश है। तो ऑब्जेक्ट 1 ने क्या कहा? मेरा नाम गेस्ट की नहीं है, रमेश है। ऑब्जेक्ट 2 ने अपना नाम चेंज किया नहीं, तो उसका अभी भी नाम क्या है? गेस्ट है। तो हम कहते हैं ना, एक बार तू मान ले वो 80 जन आप वैल्यू बता दे सी, एक बार वो तू अपन मान ले मतलब हम कंस्ट्रक्टर की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, फिर वो अपनी वैल्यू चेंज कर लेगा। एक बार का मानना कंस्ट्रक्टर है। एक बार का मानना क्या है? कंस्ट्रक्टर है। यार सर इसमें क्या डालूँ? तो एक जैसे हम कहते हैं ना, एक बार तो ऐसा कर, सबके अंदर एक में चावल और एक में दाल डाल दे, ताकि उसको पता चल जाए कि ये चावल का डब्बा और ये दाल का डब्बा है। फिर वो अपनी मर्जी आएगी वो चीज़ डाल लेगा। इनिशियल स्टेज के वक्त जो वैल्यू डालना कंस्ट्रक्टर का काम है। अब हम पहले इसमें एक शो नाम के मेथड को बनाते हैं। उसके अंदर हमने क्या प्रिंट करवाया? इतनी बड़ी लाइन कौन लिखेगा? कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, फिर से पेस्ट कर देते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह टर्म यूज होगा दिस, यहाँ ऑब्जेक्ट का जगह क्या टर्म यूज होगा? दिस। यहाँ पर यूज आएगा नेम। आज हम अगला टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे दिस को। कंस्ट्रक्टर अंश आगे पूरा एक दिन का वर्कशॉप लगाएंगे हम, जिसमें हम कंस्ट्रक्टर को ही केवल डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे क्या कहते हैं उसको, करते दीवार खराब। ठीक है, उसमें हम सिंगलटन क्लास करते वक्त कंस्ट्रक्टर को कैसे बनाते हैं, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्या कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो सकता है, क्या कंस्ट्रक्टर ओवरराइड हो सकता है, क्या एक चाइल्ड अपना पेरेंट कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करेगा, कब वो अपने आप से कॉल करेगा, कब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को हैंडल करना है, कब कॉपी कंस्ट्रक्टर को हैंडल करना है। कंस्ट्रक्टर बहुत बड़ी दुनिया है जिस पर पूरा उप्स टिका हुआ है। अभी हम मैं पढ़ा भी दूंगा तो मतलब नहीं है, सबके अब्बा जब्बा डब्बा हो जाएगा। एक दिन ये पूरा इसको रीड आउट करके आएंगे, पढ़ के आएंगे, समझ के आएंगे। जो जिस लैंग्वेज के अंदर काम कर रहा है, चाहे पाइथन में काम कर रहा है, चाहे किसी में काम कर रहा है, या चाहे जावा स्क्रिप्ट में पढ़ रहा है, वो घर जाके पढ़ेंगे जावा स्क्रिप्ट में क्लास कैसे बनता है, जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, और जावा स्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर को बनाने का तरीका क्या है। ये 3 चीज़ें देखनी है आज। दिस कीवर्ड में अभी क्लियर कर दूंगा, सब में एक जैसा है। कहानी समझ में आ गई? इससे क्या होगा, जब पाइथन वाले बच्चे हैं उनको फ़ायदा ये मिलेगा कि जब सब ऊप्स पढ़ाएंगे तो पूछ लेंगे यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, आप आंसर दे देना, मेरी नाक मत कटवाना कि सर इतना तुम्हें बताइए कौन है, मार्केट रिकॉर्डिंग है, मैं पहले कह दूँ। बात समझ में आ गई ना? और जो भी जावा स्क्रिप्ट वाले लोग हैं वो भी ये बात ध्यान रखना कि मैं आगे जाकर सीधा क्लासेस को यूज ही करूँगा।
क्लियर हो गई बात? तो अब आगे देखते हैं। तो व्हाट इज़ यूज़ ऑफ दिस कीवर्ड? मैंने यहाँ पर इन दोनों को कहा तुम अपने अपने एज वेज को छोड़ो और शो फंक्शन को कॉल कर लो। तो मैंने इन दो सिस्टम वाली लाइन को तो हटा दिया और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, तू भी ये तो सही है, मैंने कहा ऑब्जेक्ट का शो कॉल करो और ऑब्जेक्ट का टू का शो कॉल करो। दोनों ने अपने शो फंक्शन को कॉल किया। तो ये शो फंक्शन कॉल होगा, ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को प्रिंट कर देगा। मैं इसको रन करवा लेता हूँ। रन करवाने पर मेरे सामने आया रमेश और 18, गेस्ट और 22। तो एवरी ऑब्जेक्ट टेक देयर ओन स्पेस इनटू मेमोरी। सभी जने क्या कर रहे हैं, अपना खुद का मेमोरी के अंदर स्पेस ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है क्या? आप पीछे मोबाइल मत चलाओ। बात समझ में आ गई क्या? तो ऑब्जेक्ट जितने भी हैं वो क्या करते हैं, अपना खुद का स्पेस घेरते हैं। अब ये जो दिस कीवर्ड यहाँ पर क्या काम कर रहा है, पहले इस कहानी को समझते हैं। दिस कीवर्ड सब जगह काम आएगा, सब जगह। आप HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट को हैंडल करने से लेकर कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जिसमें दिस का कॉन्सेप्ट नहीं है। लैंग्वेज मतलब दिस तो आएगा आएगा। अब दिस को हम कहानियाँ से समझते हैं। अंश भाई मुझे कहानी सुनानी पड़ रही है, फिर तू एग्जाम्पल को मेरा डोमिनेटिंग वाला पॉइंट मत बनाना है कि सर हम तो उस पढ़ना है, आप करके एग्जाम्पल दे रहे हो। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस को, दिस हमेशा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी अदर को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिस हूँ और तुम सब लोग ऑब्जेक्ट हो, और ये एक इतना एरिया एक मेथड है। दिस कीवर्ड हमेशा कंस्ट्रक्टर और मेथड के अलावा कहीं यूज नहीं आएगा। पहली लाइन क्या है, दिस कीवर्ड हमेशा कंस्ट्रक्टर और मेथड के अलावा कहीं यूज नहीं आएगा 99% प्रोग्रामिंग में। 1% और भी ऐसे लोग हैं जहाँ हम दिस कीवर्ड लिख सकते हैं, जो अपना आउटर स्कोप को एक ऑब्जेक्ट मानता है और अपने आप को रिप्रेजेंट कर देता है इन जनरल। मतलब तब भी इंटरनली सिस्टम सेम ही है। दिस हमेशा करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और दिस कीवर्ड एक लोकल वेरिएबल है, किसका, कंस्ट्रक्टर का और मेथड का। तो दिस एक ऐसा लोकल ऑब्जेक्ट है जो मेथड के अंदर और कंस्ट्रक्टर के अंदर अवेलेबल है। मैं यहाँ दिस नहीं भी लगाऊं तब भी चलेगा, और मैं यहाँ दिस लिख दूं तब भी चलेगा। अब भी आंसर सेम ही है। तो दिस कीवर्ड कब लिखता है और कब लिखना जरूरी है? जितने भी पाइथन, जितने भी लोग जावास्क्रिप्ट और जितने भी लोग PHP पढ़ रहे हैं, वहाँ पर दिस आपको हर बार लिखना है। C++ और जावा की तरह ऑप्शनल नहीं है। इनमें मैंडेटरी कब होता है वो भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल के तौर पर दिस को ही समझते हैं। तो आपको तो दिस लिखने की आदत डालनी ही है। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि दिस कीवर्ड सर अपने आप से ये समझ जाएगा मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। नो। क्या ये नेम और एज ये वाले लोग हैं? आंसर है नो। ये नेम और एज वो है जो रन टाइम पर इनको बने हुए मिले हैं। ये मेमोरी के अंदर जो बने हुए उनको कहते हैं। एक ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा सा डायग्रामिकली रिप्रेजेंट करते हैं। वास्तव में ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? फिर दिस की कहानी समझ में आ जाएगी तुम्हें। सर हाँ बोलो अंश। सर वो मैंने एनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन लिखी थी चैट में। एनकैप्सुलेशन क्या? यस सर। हाँ देखता हूँ। पहले एक बार इस एग्जांपल को समझा दो। यही तो एग्जांपल है हमारा, ठीक है। ओके सर। देखो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, केवल ऑब्जेक्ट 1 को लेते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके पहले परसेंटेज हम 100% करते हैं। यहाँ बहुत छोटा दिख रहा है हमें।
उसको एकदम इतना छोटा इसलिए कर रहे हैं ताकि 100% में ये सही दिखे। तब भी बहुत बड़ा हो गया क्या? कहाँ है रे तुम? चलो छोड़ो, हम दोबारा पेस्ट कर देते हैं, हमारे पास लिखा हुआ पड़ा है। इतने में हमारा क्लियर हो जाएगा। नीचे कोई लाइन है तो देखेंगे बाद में। अब सही है ना? ठीक है, अब आ रहा है लगभग। देखो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, कौन सी लाइन से? यहाँ से। मैं तो गोला ही सही नहीं बना, यहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी भी सही नहीं बना। अब न्यू कीवर्ड क्या करेगा? सबसे पहले डब्बे बनाएगा, 2 डब्बे बना देगा ऐसे समझने के लिए। और एक का नाम क्या रख देगा? नेम। और एक का नाम क्या रख देगा? एज। ये किसके लिए बनाएगा? ऑब्जेक्ट के लिए। अब ये कैसे बना रहा है? न्यू कीवर्ड देखता है कि क्लास के अंदर जिस क्लास के रेफरेंस आया है उसमें कितनी प्रॉपर्टीज़ है। उन प्रॉपर्टी को उनके साइज के अनुसार, जैसे इंटीजर है तो 4 बाइट का, स्ट्रिंग है तो वो ऑब्जेक्ट टाइप का ऑलरेडी अपने आप में, तो ये ऑब्जेक्ट टाइप का है, ठीक है। अब ये कहता है मैंने डब्बे बना दिए। अब ये यहाँ पर क्या कहता है? ये कहता है अब तू कंस्ट्रक्टर को बुला ले। ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो ये अब इसके पास आएगा और इसके पास आया और जो कह रहा है दिस मतलब जो करंट ऑब्जेक्ट बन रहा है उसके अंदर नेम में गेस्ट डाल दे, ठीक है, और एज में 18 डाल दे। इतना कर लिया। अब इस ऑब्जेक्ट के पास क्या आया? क्या ये ऑब्जेक्ट है? नहीं। इसको हम यहाँ पर रियल टर्म में क्या बोलेंगे? इंस्टांस। अब इसके जो मेमोरी ब्लॉक है उसको एक वेरिएबल को असाइन किया जाएगा, उसका नाम ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट इसको पॉइंट कर रहा है। बात समझ में आया? ऑब्जेक्ट हमेशा खुद नहीं होता। ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड से जो भी लोग बनाए, तो न्यू कीवर्ड का काम और कंस्ट्रक्टर का काम है इसको बनाना रन टाइम पर। फिर बनाने के बाद में इसका रेफरेंस किसी और को दे देना। C++ की भाषा में बात करें तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस इसके पास पड़ा है। बात समझ में आ रही है क्या? तो नया ऑब्जेक्ट बनाना और उसको मेमोरी किसी और को दे देना। यहाँ पर कौन सा टर्म यूज हो रहा है? हमारा ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। जब मैं दोबारा लिखता हूँ ऑब्जेक्ट 2 तो याद रखना है मेमोरी दोबारा क्रिएट होगी, अलग नहीं। ऐसा नहीं ऊपर वाली यूज हो जाएगी। उसको भी एक नाम मिलेगा, उसको भी एक एज मिलेगा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसको गेस्ट और 18 दे देगा और इस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कौन करेगा? ऑब्जेक्ट 2। अब कहानी समझ में आ रही है क्या? अब इसने कहा ऑब्जेक्ट 2 का एज 22 है, तो ऑब्जेक्ट 2 का एज क्या है? 22 है। उसने कहा ऑब्जेक्ट 1 का नेम रमेश है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 का नेम क्या है? रमेश। तो गेस्ट को काट देगा और रमेश को डाल देगा। अब इसने कहा ऑब्जेक्ट 2 डॉट शो, तो मेथड और फंक्शन में क्या अंतर है वो यहाँ क्लियर होगा। क्या मैंने शो के अंदर कोई पैरामीटर पास किया है क्या? नहीं। मेथड के अंदर इंटरनली इम्प्लिसिटली एक पैरामीटर पास होगा, वो कौन होगा? खुद ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर वो दिस नाम के अंदर पेस्ट हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं वो इसके अंदर किस नाम में पेस्ट हो जाएगा? दिस में। तो यहाँ पर दिस क्या बन रहा है? एक लोकल वेरिएबल बन रहा है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट 1 ने शो को कॉल किया तो ऑब्जेक्ट 1 के पास यहाँ जो पड़ा है, मतलब जो इसको पॉइंट कर रहा है, वो यहाँ पेस्ट हो जाएगा और वो इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। बात समझ में आ रही है क्या? दिस कीवर्ड एक ऑब्जेक्ट है जो करंट ऑब्जेक्ट के जो भी रेफरेंस है उसको कॉपी कर लेता है और फिर उससे इसको बदलता है। अब इसने कहा ऑब्जेक्ट दिस डॉट नेम, मैं नेम भी लिखता हूँ। अब मैंने केवल नेम लिखा तो क्या ये दिस डॉट नेम है? हाँ। जब भी मैं केवल नेम लिख रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? जैसे मैं नेम लिखता हूँ वो कहेगा क्या इस फंक्शन के पास नेम नाम का लोकल वेरिएबल है? वो कहेगा नहीं। वो कहेगा क्या दिस के पास देखो नेम नाम की प्रॉपर्टी है? वो कहता है हाँ, तो उसको प्रिंट कर दो। याद रखना, नेम यदि लोकल वेरिएबल के पास भी हुआ तो प्रायोरिटी उसको मिलेगी। सेकेंड प्रायोरिटी पर दिस के नेम को मिलेगी, जो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो दिस का नेम कौन है? रमेश। तो ये रमेश को प्रिंट कर देगा। फिर वो कहेगा दिस का एज किसको प्रिंट कर देगा? 18। अब जब इसके कॉल होने की बारी आई तो इस बार कौन पास होगा? ऑब्जेक्ट 2। ऑब्जेक्ट 2 दिस के अंदर जाएगा तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो यहाँ आ जाएगा
और ये इसको पॉइंट करेगा, इसको हटा देगा, और ये किसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, इसको पॉइंट करने का। इसीलिए हम क्या कहते हैं, दिस रिप्रेजेंट करंट ऑब्जेक्ट। किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट ऑब्जेक्ट, जिसके थ्रू मेथड या कंस्ट्रक्टर हैंडल हो रहा है। अब जब ये शो फंक्शन कॉल हो रहा है, वो कहता है दिस का नेम और एज प्रिंट करो, तो इस बार वो दिस का नेम, एज इसको, नेम इसको और एज को प्रिंट कर देगा। अब बात समझ में आई क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दिस कीवर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे क्या बात समझ में। तो करंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, वो एक रेफरेंस टाइप का वेरिएबल है। दिस क्या है, एक रेफरेंस टाइप का वेरिएबल है, जो मेथड जिस ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ है उस ऑब्जेक्ट की रेफरेंस को अपने पास रखता है। बात समझ में आए। तो एक लाइन फिक्स है, दिस रिप्रेजेंट करंट क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब मैंने अभी आपको गुच्छमुच्छे करके समझाया। बात समझ में आ रही है क्या, किस किस को समझ में आ रहा है ये तो आप बताओ, किसको नहीं आ रहा है। पीछे आप दोनों को नहीं आ रहा है ना, तुम्हें भी नहीं आ रहा, अचानक से आ गया ना, तो एकदम फ्रेशर हो, जो एकदम फ्रेशर है उसको नहीं आएगा एक बार। जिन्होंने कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है, कुछ ना कुछ आ रहा है, ठीक है। कुछ लोग शक्तियाँ रखते हैं, तू कह रहा है ना नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तुझे कह रहा हूँ, मुझे सुनाई सब देता है, तू इसको कह रहा है ना, मैं वो बात बता रहा हूँ। मेरा कान और मेरा सेंसर्स बहुत एक्टिव है, तुम्हें मालूम नहीं है। मुझे पढ़ाने के लिए एफर्ट्स नहीं चाहिए, मुझे सबके फीडबैक को नज़रिए में डालना पड़ता है। अब अंश का आंसर देख लेता है भाई, कुछ कुछ आ रहा है। अंश कह रहा है, अरे अंश क्या नहीं आया बता भाई। हाँ, कंस्ट्रक्ट वैल्यू ऑब्जेक्ट, ये सही बात है। फिर एनकैप्सुलेशन इज ए मेथड टू कंबाइन डेटा एंड फंक्शन, ये सही लाइन है, इनटू ए सिंगल यूनिट। जावा का कोड समझ में नहीं आ रहा, देखो कोड पैटर्न नहीं कर रहा, मैं तुम्हें कल जावा स्क्रिप्ट में लिख के समझा दूंगा। नहीं तो अभी तो चालू हुई है। ठीक है, कहानी समझ में आई है क्या। आज हमने किसको, तीन चीज़ों पे पढ़ा है, किसको, क्लास को, ऑब्जेक्ट को और दिस को। कंस्ट्रक्टर नहीं पढ़ा हमने। कंस्ट्रक्टर पूरा अगला, जब भी मेरा वर्कशॉप लगेगा सैटरडे को, उस समय हम किसको डिस्कस करेंगे, कंस्ट्रक्टर को। और ऐसी एक दो क्लास मैं वीक के बीच में भी ले लूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप सब लोग आते ही हो, कभी हम जैसा भी छुट्टियाँ चल रही है तो मैं एक दिन और बुला लूँगा आप लोगों को बिना वर्कशॉप के, ठीक है। अब कहानी को ख़त्म करते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय एवरीवन।